मैं रेनू मैम। बेटा हम 6 क्लास का चैप्टर 6 करेंगे आज। हमारे S7 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और 1 से 5 तक हम रिवीजन एक बार कर चुके हैं। तो आज हम छठे पार्ट से रिवीजन करेंगे। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट है हमारा दोहा सप्तक, यानी दोहे इसमें है। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न कवियों के शिक्षाप्रद दोहे का संकलन है। तो इस पाठ में अलग अलग कवियों के दोहे हैं। प्रत्येक दोहा एक अलग शिक्षा प्रदान करता है और हर दोहे से हमें एक अलग शिक्षा प्राप्त होती है। स्मरण रखें कि दोहे की पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं का योग होता है। तो दोहे में 13 और 11 मात्राओं का योग होता है। बेटा ये मैंने आपको पहले जब करवाया था तब भी कर बताया था कि जब ये छंद होता है आपके कि जो मात्राओं के योग से कि जब समान मात्रा एक ही उसमें आती हैं तो वो दोहे हैं। यानी 13 और 11 मात्रा का योग, यानी 13 है वो आपकी सम में होंगी और 11 है वो विषम में होंगी अध्यापकों से। इसके बाद में तो आपको मैंने बताया था कि जो आपकी एक मात्रा जो होती है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, एक गिनते हैं, और जो गुरु मात्रा होती है यानी कि जो दीर्घ होती हैं उनको हम 2 से गिनते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ओ की मात्रा है तो 2 गिना जाएंगे, आई की मात्रा तो 2, छोटा ई 1 और अय 2, यानी जो आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हैं उसी के आधार पर इन मात्राओं को गिना गया है। तो यहाँ पर देखो 4 पंक्ति बनाएंगे इसमें, एक तो बैठिए तक, दूसरे फिर तीसरी आएंगे और चौथी है आपके देर तक। तो जो पहली और तीसरी है इसमें तो 13 मात्राएं होंगी और दूसरी और चौथी इसके अंदर 11 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी प्रकार से ये सभी में क्या होगा आपका, इस तरह से इसमें योग होगा। आगे इसके इसी में है तो अब हम दोहे पढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये जितने भी दोहे हैं बेटा उनमें सभी में इसी प्रकार से होगा। रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, नेकी दिन पुनि आएंगे फिरत न लागे देर। तो यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए, कि रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें दिनों का फेर देखकर, यानी दिन का फेर से मतलब है कि जब बुरे दिन आ जाते हैं, तो जब बुरे दिन आ जाते हैं तो हमें चुप हो बैठिए, हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए। कि जब बुरे दिन आ जाते हैं तो हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए। नेकी दिन पुनि आएंगे फिरत न लागी देर, कि नेकी माने अच्छे, अच्छे दिन फिर से आएंगे, फिरत न लागे देर, कि अच्छे दिन फिर से आएंगे, इसको आने में देर नहीं लगती। यानी अच्छे दिन हैं उनको आने में देर नहीं लगती, वो फिर से आ जाएंगे। इसलिए जब बुरे दिन आते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे का गलत प्रभाव पड़े। इसलिए जब बुरे दिन आते हैं तो हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए और अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे और अच्छे दिन आने में वक्त नहीं लगता। दूसरा है हमारा, जिन खोजा तिन्ही पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठे। तो यहाँ पर रहीमदास जी परिश्रम की या मेहनत के बारे में बता रहे हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, कि जिन्होंने कुछ खोजा उन्होंने कुछ ना कुछ पा लिया। गहरे पानी पैठ, कि जिस प्रकार से जो गोताखोर होते हैं जो पानी में डुबकी लगा के उसमें से कुछ निकालते हैं, कि वो गहरे पानी में घुसकर कुछ ना कुछ खोज ही निकालते हैं, कि जब गहरे पानी में डुबकी लगाकर उस पानी में से कुछ ना कुछ बाहर निकाल ही लाते हैं। मैं बपुरा बूढ़न डरा, कि मैं बेचारा, बपुरा यानी बेचारा, बूढ़न यानी डूबने से डरा, कि मैं डूबने के डर से रहा किनारे बैठ, के मैं किनारे पर डूबने के डर से किनारे पर बैठा रहा, इस कारण से मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। कि गहरे पानी पैठ, कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कि जिस प्रकार से गोताखोर पानी में डुबकी लगाने से कुछ ना कुछ ढूंढ ही निकालता है, लेकिन मैं बेचारा तो डूबने के डर से बाहर ही बैठा रहा, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। आगे है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा कभी भी मत चटकाए, यानी खींचकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि प्रेम के धागे को कभी भी हमें खींचना नहीं चाहिए।
टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, क्योंकि अगर एक बार वो टूट जाता है तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती है और गांठ पड़ने के बाद में दोबारा से जुड़ नहीं पाता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है, यानी कि जो हमारे रिश्ते हैं, हमें उनमें तनाव नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है और फिर वो पहले की तरह कभी भी जुड़ नहीं पाते। नेक्स्ट है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आगे रहीमदास आगे कहा गया है इसके अंदर कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, कि करत करत यानी कर करके, अभ्यास यानी प्रयास, जड़मती यानी मूर्ख, सुजान यानी चतुर, कि अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाता है। करत करत अभ्यास की, कि अभ्यास कर करके एक मूर्ख व्यक्ति भी चतुर व्यक्ति बन जाता है। किस प्रकार से, कि जिस प्रकार रसरी आवत जाते, रसरी यानी रस्सी, कि रस्सी के आने और जाने से, रस्सी के आने और जाने से, सिल यानी पत्थर, पर पड़त निशान, पर निशान पड़ जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये कुआं दिखा रखा है कि यहाँ से ये रस्सी अगर रोज आएगी और जाएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर निशान पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी चतुर हो जाता है, जिस प्रकार से रस्सी के बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाता है। आगे है नेक्स्ट, अपनी पहुँच विचारी के करतब करिए दौर, देते पाँव पसारिए जेती लंबी ठोर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी पहुँच विचार की, कि हमें अपनी पहुँच विचार की, यानी हमें अपना सामर्थ्य, पहुँच यानी अपना सामर्थ्य, कि हम कितना काम कर सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं, कि अपनी पहुँच विचार के करतब करिए दौर, कि हमें अपनी सामर्थ्य पर विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, कि हम अपनी सामर्थ्य पर विचार करके ही काम करना चाहिए। तेते पाँव पसारी, कि जिस प्रकार से कि हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, उतने ही पैर पसारने चाहिए, जेती लांबी ठोर, की जितनी हमारे पास जगह है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कि हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए, कि जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है हम उतना ही काम कर सकते हैं, उतना ही काम हमें अपने हाथ में लेना चाहिए। आगे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। कि काल करे सो आज कर, कि जो काम आपको कल करना उसे आज ही कर लो। आज करे सो अब, और जो आज काम करना है उसको अभी तुम खत्म कर दो। पल में पड़ले होएगी, पता नहीं कि कब ये जीवन समाप्त हो जाए, पड़ले होएगी यानी ये जीवन कब समाप्त हो जाए, बहुरी करेगा कब, तो फिर तुम इस काम को कब करोगे। तो यहाँ पर इस दोहे में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कि हमें जो काम कल करना है उसे आज करना चाहिए, और जो काम अभी पे हमने छोड़ा है उसको जो काम हमने आज पर छोड़ा है उसे हमें अभी खत्म करना चाहिए। आगे है, पान पुराना घी नया और सुशीला नार, चौथी पीठ तुरंग की चार स्वर्ग संसार। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पान पुराना घी नया, कि पान जितना पुराना होता है और घी जितना नया यानी ताज़ा, नया घी से मतलब है ताज़ा घी, और सुशीला नार मतलब कि चतुर स्त्री या चरित्रवती स्त्री। चौथी पीठ तुरंग की, और चौथी तुरंग यानी घोड़ा, और चौथी है घोड़े की सवारी। तो चार स्वर्ग संसार, ये चारों चीज़ें ही स्वर्ग के समान है। कि पान पुराना घी नया और सुशीला नार, की पान जितना पुराना होगा, घी जितना ताज़ा होगा, और चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी, ये चारों चीज़ें अगर किसी को मिलती हैं तो ये स्वर्ग के समान है। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आपको भी अच्छे से पढ़ने हैं। एक बार शब्दार्थ देखते हैं। नेकी अच्छे दिन, बपूरा बेचारा, बूढ़ना डूबना, जड़मती मूर्ख, सुजान चतुर, रसरी रसी पहुँच सामर्थ्य, तेते उतने ठोर स्थान बहुरी, फिर सुशीला चरित्रवती, नार नारी, पत्नी, तुरंग घोड़ा, प्रलय प्रलय। थैंक यू। Students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes.
So students, as you know, in our revision session in previous video we study about exercise of chapter number 7, living and non-living things. So students, in today's video we study or revise short answer type question of this chapter. So students, let's start our revision of short answer type questions. Students, in short answer type question number first is, why do all living beings need food? जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं अर्थ के ऊपर, उन्हें फूड की क्या रिक्वायरमेंट, क्यों ज़रूरत होती है, क्यों वो फूड को इनटेक करते हैं, ये क्वेश्चन है. सो आंसर इज, लिविंग बींग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी टू ग्रो एंड रिपेयर सेल. अब क्या कह रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इंक्लूडिंग वी ह्यूमंस. अब ह्यूमंस भी क्या आते हैं, किस में आते हैं, लिविंग बींग्स में. आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, वो सब किस में आते हैं, लिविंग बींग्स में. तो इन सब चीज़ों को फूड की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, ताकि हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सके, ग्रो हो सके हमारे जो बॉडी सेल्स है. अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो सेल्स है वो कितने बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे घर में हाउस ब्रिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, आपकी घर ईंटों से घर बनता है, ऐसे सेल्स से कोई भी बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स बनता है. तो इन सेल्स को ठीक करने के लिए, दोबारा से ठीक रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ मीन्स है जैसे हम अडल्ट से बेबी फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में बढ़ते हैं. जैसे इस बीच में जो बीच के ईयर्स होते हैं, जिसमें हमारा कभी बॉडी वेट बढ़ता है, घटता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो वो सब ग्रो में आता है. और एनर्जी क्या है, ताकत. मतलब हम डेली यूज़ के जो भी वर्क करते हैं, हमारे डेली वर्क में जो भी आते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, उन सब के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है. तो इन चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, अगर हम फूड ऑब्टेन करते हैं तो हमें इस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे सेल्स भी ठीक होते हैं. तो इसलिए लिविंग बींग्स है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है कि फूड में सभी तरह के वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, व्हाई डू एनिमल्स मूव? एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं, मतलब क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, क्या ज़रूरत है उनको वहाँ से जाने की, क्या वो अपनी जहाँ पे है वहीं पे नहीं रह सकते. सो आंसर इज, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. अब देखिए, जो एनिमल है वो भी क्या है, लिविंग बींग्स है, तो उसे भी फूड की ज़रूरत होती है और शेल्टर मतलब रहने की. तो एनिमल है वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल है, जानवर है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव इसलिए करता है, जाता है, ताकि वो अपना फूड और शेल्टर, खाना और शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह ढूंढ सके. ठीक है. अब मान लीजिए कहीं पहले एनिमल रह रहा है, वहाँ पे उसे फूड नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं और जाएगा ना फूड के लिए, ताकि उसे वो फूड मिल सके, रहने के लिए जगह, छत मिल सके. तो इसलिए एनिमल, जो जानवर, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है खाने की तलाश में या शेल्टर की तलाश में. क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, वाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी? जो एक्सक्रीशन है वो नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है? सो एक्सक्रीशन आपको पता है, जो एक्सक्रीशन क्या है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट आउट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनी लिविंग बींग्स इज नोन एज एक्सक्रीशन. कोई भी वेस्ट आउट को रिमूव करना बॉडी से, वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन. अब ह्यूमन बींग्स है वो भी रिमूव करते हैं. प्लांट्स का एक्सक्रीशन कैसे होगा, जो आपने देखा होगा रबर प्लांट है, तो जो रबर है, गम है, वो क्या उस किसी प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल है, लेकिन उस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे रबर का इस्तेमाल, गम का इस्तेमाल हम करते हैं, वो यूज़फुल होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, लेकिन है तो प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो वेस्ट आउट रिमूव कर रहा है प्लांट. तो ऐसी एक्सक्रीशन नेसेसरी है, क्योंकि आंसर इज, एक्सक्रीशन नेसेसरी इन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल दैट नीड टू बी रिमूव्ड सो दे डू नॉट बिल्ड पॉइजन इन देयर बॉडी. अब क्या कह रहा है, जो एक्सक्रीशन है वो इसलिए ज़रूरी होता है लिविंग थिंग्स में, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट अगर किसी भी, जो भी कोई प्रोड्यूस है, वेस्ट मटेरियल बनता है शरीर के अंदर, अगर उसे बाहर नहीं निकाला जाता, रिमूव नहीं किया जाता शरीर से, तो उसका वो वेस्ट मटेरियल है क्या, बॉडी के अंदर जहर बनाना स्टार्ट कर देता है. अब देखिए, अगर कोई भी पॉइजन बनाना स्टार्ट करेगा तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा, हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा काफ़ी तरीक़ों से, काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे फीवर आ रहा है, फिर कुछ और डायरिया, ये सब, वोमिटिंग, ये सब कोज कर सकता है. पॉइजन किसी भी तरह का हो सकता है.
तो ये पॉइजन बनाना स्टार्ट कर देगा अगर वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होता है। इसलिए एक्सक्रीशन ज़रूरी है इस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में जहर ना बने। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी टर्म्स दी गई है, उनको आपको डिफाइन करना है। कैसे? ए है सेल, बी है ग्रोथ एंड सी लोकोमोशन। तो अब डिफाइन करना है, मतलब ये आपको डेफिनेशन बतानी है इन डिफाइंस की, इन टर्म्स की आपको डेफिनेशन बतानी है कि सेल्स क्या होते हैं, ग्रोथ क्या होती है, लोकोमोशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेल। So students, we know that, already know that cell is the building block of life and it is the main unit of life or living organisms। जो सेल है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, मेन यूनिट होती है। सेल से ही मिलकर बाकी सब चीज़ें बनती है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स ये सब बनाते हैं। तो सेल का हम क्या एक प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं सेल की। सो स्टूडेंट्स, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी सारे फंक्शनल परफॉर्म करता है लिविंग बीइंग्स में सेल। तो हम ये भी बोल सकते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी एक अदर डेफिनेशन है सेल की। ठीक है। अभी क्या सेल के मेन पार्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। विदाउट सेल कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है लिविंग बीइंग्स में। अब आपको पता है सेल है वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है वो होगा यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म दो या उससे ज़्यादा काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना होता है तो वो मल्टी सेलुलर होगा। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है मैनी। ठीक है, इजीली हो गया। सेल की दो पार्ट्स होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल्स। ठीक है। बी इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या, अब ग्रोथ में हमें पढ़ा होगा, कोई भी लिविंग बीइंग है वो ग्रो करता है। तो इसमें ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ इन लिविंग बीइंग्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। किसी भी लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल का मतलब है कोई भी बेबी है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर उससे वो ओल्ड हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक प्रोसेस चल रही है। लेकिन बेबी जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन ये बूढ़ा इंसान पर्सन है वो वापस से बेबी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसे ही प्लांट्स की सीड है, प्लांटलेट्स ग्रो होता है, फिर ट्री बनता है, प्लांट बनता है, फिर ट्री जब बड़ा होकर ये जो ट्री है वापस से सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही लिविंग बीइंग्स में, प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन्स में जो ग्रोथ हो रही है वो क्या इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार हम जब बढ़ जा रहे हैं तो हम वापस से पहले वाली पोजीशन में चेंज नहीं हो रहे, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो ग्रोथ में यही कहा जा रहा है कि ग्रोथ है वो सभी लिविंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ के से जुड़ा हुआ है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रोथ है क्या, एक इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब वापस से वो बदल नहीं सकता है। ठीक है। सी इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है, एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन में एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स, हम भी लोकोमोशन प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। कैसे, हम चलते हैं, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या, लोकोमोशन हो गई। हम चाहे वैकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं, स्कूल पे जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं अदर वर्किंग के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हम कौन सी प्रोसेस होकर, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोकोमोशन कह रहे हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि जो एनिमल्स है मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब क्या कह रहे हैं, जो एनिमल्स जानवर है वो फूड अपने खाने के लिए, अपने खाने के सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, लोकोमोशन बोल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो लोकोमोशन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में होता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं उनमें कुछ होता होगा। ठीक है, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट्स हमेशा क्या शो करता है, प्लांट मूवमेंट शो करता है, नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, लेकिन जो प्लांट है जहाँ पे हम उसको उगाते हैं वो वही रहता है, उसमें अदर मूवमेंट तो होती है, उसमें मतलब उसकी लीफ हिल रही है, स्टेम उसकी
मूव कर रही है, लेकिन जो उसकी जड़ें वो वही सीमित रहती है। वो जो प्लांट है वो मूव नहीं करता है, वो लोकोमोट नहीं करता है, ठीक है। तो प्लांट डज नॉट शो एनी लोकोमोशन बट इट शो मूवमेंट। प्लांट क्या है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन क्या है वो क्या होती है। सो लाइफ स्पैन क्या है, आंसर इज ईच ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो क्या एक अंतराल, एक सीमित अंतराल के लिए एक कुछ नंबर ऑफ साल के जीते, मतलब कुछ इंसान है वो 10 साल तक जी रहे हैं, ठीक है। मतलब इंसान में तो क्या है, एक फिक्स एज नहीं है, पर अगर वो उम्र तक जीते तो उनकी 70-80 साल होती है। जैसे आपके जो पीपल का पेड़ है, बैंडियन का ट्री, उनकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स बताए गए हैं इस ऑर्गेनिज्म के कि वो उस इतने साल तक वो जीते हैं। अब जैसे आपका डॉग है, वो लगभग 8 to 9 ईयर्स के लिए ही जीते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जीते हैं। कुछ है जो उनकी उम्र थोड़ी 9-10 साल होती है, लेकिन एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं। उस फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ मतलब ज़िंदगी, स्पैन मतलब हमने कितनी ज़िंदगी अपनी पूरी की है, ठीक है, कितने साल हम जिए हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स से जीते हैं, जिन्हें हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। So let's start our today's maths class. In the previous class, we discussed about exercise about chapter 14 and chapter 14 is about the line of symmetry. Line of symmetry क्या होती है हमारे पास कि if we cut a figure by a line and that will divide a figure into identical मतलब होता है सेम एंड शेप्स, ठीक है। अगर वो एक लाइन अगर हम कहीं से ड्रॉ करें और वो क्या करें, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब अगर हम उसको ओवरलैप कराएं, ओवरलैप मतलब होता है कि जैसे हम उसको फोल्ड करा के उसके ऊपर ही वो करें तो क्या वो सेम दिखे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है आपका, तो सेकंड वन देखिए। अब सेकंड वन में हमें बतानी है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी बन सकती है, ठीक है। फर्स्ट साइन ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो फर्स्ट में क्या हो सकता है, आइडेंटिकल है तो मतलब कि यहाँ और हमेशा क्या करते हैं हम डॉट डॉट लाइन से करते हैं, ठीक है। ओवरलैप क्या हो जाएगा, ये हाफ पार्ट इधर आ जाएगा इसके ऊपर और ये जो एक है ये इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आइडेंटिकल से ही गिवन है। और सेकंड क्या हो सकती है यहाँ पे, दिस वे, ठीक है। 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से बीच से करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में नहीं है। अगर हम उससे भी करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, 2, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा और ये लाइन क्या हो जाएगी इसी पे। ये स्क्वायर है, अंदर जो है वो क्या है, एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, बाहर जो है ये क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो एक और क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन। तो यहाँ पे भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, 2 है। अगर यहाँ से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला इसके ऊपर जाके ओवरलैप नहीं होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब आता है एन सिंबल। अल्फाबेट अगर आपने करे हो, अल्फाबेट में एन पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ से कट करते हैं इन केस, ठीक, क्या होगा, यहाँ देखो इसका क्या पार्ट है, ये वाला ऐसे है, मतलब हल्का सा ये क्या है, ऐसे टर्न हो रखा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब इसको ओवरलैप कराएंगे क्या होगा, ये इसके ऊपर आके पूरा ओवरलैप नहीं होगा। अगर यहाँ से भी करे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले की, ये देखो ये क्या है, यहाँ से थोड़ा ब्रॉड है और ये क्या है, थोड़ा इधर से पतला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर जाके ओवरलैप नहीं होगा। तो यहाँ कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्रीज 0 होगी, ठीक है। एक फोर्थ और है जिसमें क्या है हमारे पास, ट्रायंगल्स है 2 यू करके, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या हो सकती है, अगर हम इसको इक्वल पार्ट में यहाँ से डिवाइड करें, क्या ये ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये इसको मिड पॉइंट पे कट करेगी या नहीं करेगी। देखो यहाँ से क्या करें, अगर हम इनको इन बिटवीन यहाँ से कट कर दे तो क्या होगा, ये ओवरलैप नहीं करेंगी। यहाँ से कहीं से भी वो करेंगे तो भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा तो आप एक पेपर पे इन फिगर्स को ड्रॉ करना, उसको कट करना और उसको एक सिमेट्रीज के अकॉर्डिंग कट करके उसको ओवरलैप कराने को, ओवरलैप मतलब होता है एक के ऊपर ऐसे जैसे इसको फोल्ड कर देना,
ठीक है। अगर सेम फिगर इसी के ऊपर आ जाता है तो मतलब वो आइडेंटिकल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सिमेट्री हम ऐसे बता सकते हैं। तो फर्स्ट की 2 है, थर्ड सेकंड की भी 2 है, थर्ड की 0 एंड फोर्थ की भी 0 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें भी लाइन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्रीज, यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बतानी नहीं कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड होगा एक, तो ठीक है, एक और पार्ट में ये इसके ऊपर इधर आके ओवरलैप और बाकी पार्ट से इधर आके ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्या हो सकते हैं यहाँ से इन बिटवीन। ठीक है, ये क्या है, इसके मिड पॉइंट से कट करेगा। यूं नहीं है कि यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर सके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ हो सकती है, क्योंकि डायगोनली अगर हम करेंगे क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाके इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करता। रेक्टेंगल में डायगोनली सिमेट्रीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से, और सेकंड कहाँ से हो सकती है, यहाँ से। ठीक है, तो ये सेकंड हो गई। आप स्केल से इसको ड्रॉ करना है, तो सेकंड इसमें भी 2 हो गई ना। थर्ड वन इसमें क्या होगा, सिर्फ इसी एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये कट करेगी। अदरवाइज इसके अलावा अगर हम यहाँ से करेंगे, ये इसके ऊपर ओवरलैप कभी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगी, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट से यहाँ से, एंड सेकंड वन मिड पॉइंट यहाँ से। डायगोनली अगर हम करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसकी भी कितनी होगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट जो है पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट से नाउ सी नेक्स्ट 4 पार्ट हमारे पास अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट में फर्स्ट वर्ड है डी। डी की अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है 3 तरह की होती है। 2 डायगोनली होती है और एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे गिरी हुई लाइन, और वर्टिकल होता है खड़ी हुई लाइन, ऐसे बोलते हैं। ठीक है उसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल देखें, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी यहाँ इन बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कर्व शेप्स और यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या वो ओवरलैप होके सेम आएगी, कभी नहीं आ सकती। क्योंकि अगर हम इसको इस पे फोल्ड करेंगे, वर्टिकली अगर हम इसको एंड पॉइंट से कट करते हैं, तो क्या होगा, कभी भी ओवरलैप नहीं करेगी। तो यहाँ क्या होगी, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, जो यहाँ हॉरिजॉन्टल है उसमें तो हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इसको मिड पॉइंट से ही कट करेंगे। ठीक है, अब वर्टिकल देखते हैं। वर्टिकल में क्या होगा, यहाँ ऐसे काटेंगे, क्या होगा, ओवरलैप करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है ये क्या रह जाएगी हमारे पास, सिंगल लाइन रह जाएगी, इसके ऊपर कुछ ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ से अगर कट करेंगे तो यही वाला ही तो फोल्ड होगा। ये लाइन अगर बोल दे कि ये लाइन इस पे आ जाएगी, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम काटेंगे उसके मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मतलब यहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके इधर जो लाइन के इधर वाला जो पोर्शन होता है, उसको हम लाइन के इधर वाले पोर्शन पे ऊपर, उसके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, तो इसमें भी क्या होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एफ में देखते हैं। एफ में मैं अगर हॉरिजॉन्टल कट कर दूं, क्या ये लाइन एज इट इज रह जाएगी। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे वो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइन नहीं है हमारे पास, तो किसके ऊपर जाके ओवरलैप करेगी ये लाइन, तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल में क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल में भी सेम सिचुएशन आ जाती है कि वही जो ई वाला बता रही थी मैं, कि यहाँ पे अगर लाइन वो करेंगे तो ये वाला तो ओवरलैप कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ हमें लाइन नहीं दिख रही, तो हम कैसे वो कर सकते हैं, यहाँ ये लाइन थोड़ी ना जो हम इसको ओवरलैप करा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पी में देखते हैं, पी में हम मिड पॉइंट से कट करें, मिड पॉइंट होगा यहाँ कहीं से, तो क्या होगा, ये कर्व है और यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ओवरलैप नहीं करेंगे। वर्टिकल भी अगर हम देखें, वर्टिकल में भी सेम वही प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पे भी कट नहीं करेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसके इधर से कट कर दे, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें मिड पॉइंट से कट करना होता है। मिड पॉइंट कहाँ है इसका, इधर ये जॉइंट जहाँ दिख रहा है इसके नीचे हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें भी क्या है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट में फोर्थ में विच ऑफ द लाइन ड्रॉन इन द गिवन फिगर आर करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज बतानी है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कौन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ देखो इस पार्ट में क्या दिख रहा है कि इसको अगर हम यहाँ से एम लाइन जो है, तो यहाँ पे एम लाइन जो है क्या करेगी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इक्वली कट कर ली, क्योंकि अगर हम इसको ओवरलैप कराएंगे, ये जो कर्व शेप है इस वाले कर्व शेप पे आ जाएगी। नीचे जो ऐसे वो रेस्लाइन हाइट की तरह है एक तरीके से, वो इस लाइन हाइट पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब एल के लिए देखते हैं, एल के लिए क्या होगा, इसको हम ऊपर ओवरलैप कराएंगे, क्या होगा, ये वाला पार्ट इस पे आके कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। यहाँ लाइन से यहाँ कर्व से ये भी ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि कर्व के ऊपर कभी भी जाके स्ट्रेट लाइन
उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी m। नेक्स्ट में देखिए ई मैं ऑलरेडी बता चुकी, ये वाला तो होता ही है हमारे पास l, ठीक है। अब देखते हैं m, क्या m डिवाइड कर रहा है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में? नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये वाला पूरा पोर्शन उठ के जो ऐसे जो निकला हुआ पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ आके कहीं पे भी ओवरलैप करेगा ही नहीं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी सिर्फ l, ठीक है। ऐसे जो लास्ट पार्ट है इसका वो है हमारे पास स्टार, और स्टार में क्या दिख रहा है, जो k और m लाइन है वो तो इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, अपनी बुक में देखना। उसके बाद जो एक और पार्ट आता है कि क्या वो उसको डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, l और n दिख रहे हैं, वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइंस क्या होंगी, सिर्फ k और m, और इसके अलावा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो नाउ द थर्ड पार्ट जो है हमारे पास स्टार बना हुआ है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल k और m तो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास सेम, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके लिए चेक करेंगे, n और l के लिए, ठीक है, क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे करके देखते हैं, तो इसको ओवरलैप कराएंगे। हमारे पास ये वाला पार्ट जो है इसका, अगर यहाँ से लाइन देखते हैं, ये पूरा उठ के इस पे जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे n भी होगा, और l को भी अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये भी इसके ऊपर पूरा इक्वली डिवाइड होगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। वो क्या है, k, l, m और n, चारों की चारों क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, ठीक है। इससे पहले जो स्टार था उसमें भी आप चारों लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जो थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट था ना, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें भी चारों के चारों लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 14.1। नाउ नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास, किसी मिरर इमेज में हम कैसे देखते हैं। मिरर में क्या होता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है यहाँ पे इन्होंने ऐसे रखा और वो ए कैसा दिखेगा, ऐसे, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ये जो पार्ट जो मिरर के साथ साथ होता है वो क्या होता है, मिरर के इधर ही दिखता है, और जो दूर होता है उससे वो भी इसके इधर साइड दूर ही दिखता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ये होता है, इनकेस अगर हम यहाँ ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके ऐसे दिख जाएगा, मतलब ग्रेटर विल लुक लाइक अ स्मॉलर सिंबल, ठीक है। ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। सो डेफिनेशन इसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, सो डेफिनेशंस तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखाने लायक नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 14.2 का, उसमें क्या है, राइट द अल्फाबेट, अल्फाबेट A to Z, अब सारे के सारे हमारे पास, उसमें हमें बताना है कि विच आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज। फॉर एग्जांपल जैसे A अभी हमने करा था, A को अगर हम क्या करते हैं, ऐसे भी अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा, उसकी मिरर इमेज ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे, तो A क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। सेकंड देखते हैं बी क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो उसके पास में वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसे ही सी देखेंगे, सी क्या हो जाएगा, इधर आके ऐसे, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं। डी देखते हैं, डी क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ऐसे, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। ई देखते हैं, ई ऐसे होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहा। एफ भी नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। एफ, जी क्या होगा अब हमारे पास, यू हो जाएगा, ये भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहा। एच का क्या होगा, एच ही रहेगा। आई जो है, आई का भी आई रहता है, ठीक है। मिरर इमेज ऐसे करके आपको सबकी ड्रॉ करनी है, जो आइडेंटिकल दिखे। सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली जो मिरर के पास वाली जो कर्व दिखे, जैसे भी बना हुआ है उसको सिंपली मिरर के इधर ही बनाएंगे और उसको जस्ट उसका रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। आप ट्राई करना, अदरवाइज मैं फर्स्ट पार्ट फिर से करा दूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we do the exercise of chapter number 5, the Vedic age. Today we do the short and long question answer of this chapter. So let we continue our class with the first short question. Who were the Aryans? Aryans कौन थे? Answer is Aryans were cattle herder from Central Asia and they migrate to India in search for pastures. कि आर्यन पशु चराने वाले चरवाहे थे जो मध्य एशिया से आए थे, और वो भारत के अंदर माइग्रेट किस लिए हुए, भारत के अंदर किस लिए आए, वो चारागाह की तलाश में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गॉड्स वर वर्शिप्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी।
द अर्ली वैदिक पीपल वर्शिप्ड नेचर गॉड्स एंड गॉडेस, कि वो जो प्राकृतिक देवी और देवता थे उनकी पूजा करते थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ द फूड्स एंड ड्रिंक्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कुछ जो भोजन और ड्रिंक्स थे उनके बारे में बताइए। आंसर इज द अर्ली वैदिक पीपल एट सिंपल फूड लाइक मिल्क, बार्ले, सेरेल्स, ग्रेन, घी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कि क्या क्या खाते थे वो, दूध, जो अनाज था वो, ठीक है, और घी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इन ड्रिंक्स सोमा एंड सूरा वर कंज्यूम्ड, और ड्रिंक के अंदर क्या लिया जाता था, सोमा और सूरा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 आश्रम्स इन ए पर्सन्स लाइफ, कि एक व्यक्ति के जीवन में जो 4 आश्रम होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू, ये ACC लिखा हुआ है बेटा, इसको अकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है ये। अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रम्स, कि लोगों के व्यवसाय के आधार पे समाज 4 आश्रम्स में बटा हुआ था। फर्स्ट ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द चेंजेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते जो धार्मिक जो थी प्रथाएं थी उनमें क्या परिवर्तन आया। रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, कि थोड़ा कठिन और महंगा हो गया था विद द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास एंड सेक्रीफाइसेस, क्योंकि इस टाइम पे फिर यज्ञ होने लग गए थे और बलि प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा, कि ऋग्वेद की हमें कुछ इम्पोर्टेंस बतानी है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेद, कि ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है। द ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच हैड कंपोज्ड इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, कि जो ऋग्वेद है वो कलेक्शन है प्रेयर्स का जो किसके ऑनर में बनाई गई हैं, हिंदू देवी और देवताओं के। द टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स और मंडल्स, जो बुक है जो ऋग्वेद है वो 10 बुक्स के और या मंडल कह सकते हैं भागों में लिखा हुआ है। इट कंटेन 128 हाइम्स, इसके अंदर 1028 मंत्र हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कंपेयर द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली एंड द लेटर वैदिक पीरियड, की जो पॉलिटिक लाइफ राजनीतिक जीवन है अर्ली वैदिक एज का और लेटर वैदिक एज का, उसके बारे में हमें मतलब उन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस था। तो अर्ली इसको बेटा हम कंपेयर करने के लिए ऐसे हाफ कर लेंगे, एक साइड अर्ली वैदिक पीरियड लिखेंगे, दूसरी साइड लेटर वैदिक पीरियड लिखेंगे। फर्स्ट है ट्राइबल कल्चर वॉज फॉर्म्ड, कि आदिवासी जो समाज था या संस्कृति थी वो इस टाइम में थी। जो लेटर वैदिक में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम, कि किंगडम का साम्राज्यों का राज्यों की स्थापना हो गई थी, कि जो ट्राइबल कल्चर्स था वो अब साम्राज्यों में चेंज हो गया था। हेड ऑफ द ट्राइब कॉल्ड राजन, जो हेड ऑफ ट्राइब था उसको राजन कहते थे। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, और इस टाइम लेटर वैदिक एज में किंग सुप्रीम अथॉरिटी था। हु प्रोटेक्टेड द ट्राइब फ्रॉम एनिमीज, जो राजन था वो प्रोटेक्टेड करता था जो जाति थी ट्राइब्स थी उनको दुश्मनों से। इधर किंग हु प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम एनिमीज, और जो किंग था उसका भी काम क्या था, अपने राज्य को एनिमीज से बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल कल्चर था, यहाँ पे किंगडम्स की स्थापना हो गई। यहाँ पे हेड ट्राइब का हेड राजन होता था जो प्रोटेक्ट करता था अपनी ट्राइब को, यहाँ पे किंग सुप्रीम अथॉरिटी था जो अपने किंगडम को एनिमीज से सेव करता था। आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर वैदिक एज, की लेटर वैदिक एज का जो इकोनॉमिक आर्थिक जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमें बताना है। इन लेटर वैदिक एज द पीपल एडोप्टेड एग्रीकल्चर एंड पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेज, यहाँ पे स्टार्टेड लिविंग हो रहेगा बेटा, यहाँ पे लिविंग इन विलेजेस, कि लेटर वैदिक एज के पीपल जो लोग थे उन्होंने कृषि को अपनाया
और उन्होंने गांव में रहना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, ठीक है। पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल, कि पशु पालते थे ये। यूज ऑफ आयरन एंड कॉपर लाइक प्लग एंड वेपन्स, कि कॉपर और आयरन का यूज़ होता था जैसे कि प्लग और वेपन्स, की प्लग का मतलब हल होता है, वेपन का मतलब हथियार होता है, कि हथियार और हल कॉपर और आयरन के बने हुए होते थे। ये दोनों धातुओं के नाम है बेटा। आयरन लोहा होता है, कॉपर तांबा होता है। लेदर मेकिंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग वर सम क्राफ्ट्स फ्लरिश्ड दैट टाइम, कि लेदर मेकिंग, कारपेंट्री जो वुड से बनती है चीज़ें वो, और ज्वेलरी मेकिंग इस टाइम के कुछ क्राफ्ट्स थे जो इस टाइम में समृद्ध थे। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स एज वेल एज ट्रेड, कि इस टाइम में जो अर्बन सेंटर्स थे उनका विकास हुआ और उनका जन्म हुआ और उनका विकास हुआ किसके रूप में? व्यापार के रूप में। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनामगोन, कि इनामगोन जो है उसके बारे में, ये हमने केस स्टडी में पढ़ा था बेटा आपके चैप्टर में। इनामगोन इज ए कैलकोलिथिक साइट विच हैज़ बीन डेटेड बिटवीन 700 BCE एंड 600 BCE, सॉरी 1700 BCE से, कि इनामगोन एक कैलकोलिथिक साइट है जो कब से कब तक 1700 BCE से 600 BCE तक थी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गॉड विच इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर भीमा, कि ये किस रिवर के बैंक पे बनी हुई है, किनारे पे बनी हुई है? गॉड रिवर के, जो एक ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रैक्टिसाइड्स, कि यहाँ पे पशुओं का पालन भी होता था और एग्रीकल्चर भी होती थी। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर हैव ऑल्सो फाउंड, कि यहाँ पे जो टूल्स हैं वो स्टोन और कॉपर के बने हुए पाए गए हैं। ओके, तो ये एक केस स्टडी के रूप में था इनामगोन हमारे चैप्टर में, उसको हमें थोड़ा सा डिफाइन करना था। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनामगोन इज ए कैलकोलिथिक साइट, कि इनामगोन क्या है? कैलकोलिथिक साइट है जो कब से कब तक थी? 1700 BCE से 600 BCE तक, ठीक है। ये 1700 से 600 क्यों आए? हम 600 से 1700 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कि जो BCE से पहले की डेट है वो उल्टी चलती है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ चलती है, और जो CE है उसमें कम से ज़्यादा की तरफ चलती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर गॉड, कि ये लोकेटेड है रिवर गॉड के किनारे पे, विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर भीमा, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर भीमा की। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, की पशुओं का पालन, एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रैक्टिसाइड्स, कि यहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ पशुओं का पालन और एग्रीकल्चर भी होती थी। टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर हैव ऑल्सो फाउंड, कि यहाँ पे जो टूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे टूल्स पाए गए हैं, ठीक है, जो स्टोन और कॉपर के। और इसके अलावा आप अपने जो केस स्टडी है उसको भी पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ से अगर आप कोई पॉइंट लेना चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स लिटरेरी मीन लार्ज स्टोन, कि मेगालिथ्स का सामान्य रूप में मतलब क्या होता है? बड़े पत्थर। सम कम्युनिटीज देयर एग्जिस्टेड ए डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ ब्यूरियल इन विच द डेड बॉडी वॉज बरीड इन लार्ज स्टोन ग्रेव्स, कि कुछ समाजों के अंदर क्या है कि जो डेड बॉडीज होती है उनको बड़े बड़े स्टोन के जो ग्रेव्स होती है, कब्र होती है, उनके अंदर दबाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? These burials are known as megaliths और megalithic graves। इन्हीं को क्या कहते हैं? मेगालिथ्स या मेगालिथिक ग्रेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं नागपुर महाराष्ट्र, मस्की कर्नाटका, ये दो ही एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप बुक से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मेगालिथ्स का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? लार्ज स्टोन्स। और कुछ कम्युनिटीज़ में क्या कहते हैं कि जो ब्यूरियल्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको दफनाने के लिए कब्र जो बनाते हैं वो बड़े बड़े स्टोन के टुकड़ों से ही बनाते हैं, ठीक है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो वो ब्यूरियल साइट्स हैं और एग्जाम्पल है इसके नागपुर महाराष्ट्र और मस्की कर्नाटका। आई होप यू अंडरस्टैंड द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल. In next class we start our 6th chapter of history. Thank you. Have a nice day. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, as we are doing
revision part, and we have already completed up to 7 chapter, and in essay 1 syllabus almost completed. So instead of starting the new chapter again, I'm just doing the revision of the same. As you all know, you have to do the optional question, so you have to just read clearly and understand the thing, so that if any case we can just give the optional question, you will be able to just solve the question. So let us start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 6। तो रिवीजन हम करवा रहे हैं ऐसे 1 के पेपरों के लिए। तो जो है आपका ये सेकंड चैप्टर है द लिटिल फ्रेंड। लिटिल फ्रेंड यानी कि एक स्नेल की स्टोरी है कि कैसे एक स्नेल ने जो है हाथियों की मदद की और उनको जो है छुड़वाया बाड़े से, जो कि पर्सन्स ने जो है बना रखा था उसको पकड़ने के लिए, और उनसे फिर वो क्या करते थे, काम लेते थे। सो स्टूडेंट, पहले ही सबसे बड़ी बात कि जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एमसीक्यूज टाइप के। अब जैसे हर्ड है, हर्ड का मतलब होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि झुंड जिसे हम कहते हैं। तो इसके आपके 3 ऑप्शन आ सकते हैं और उनमें से आपको एक को टिक करना है। तो मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान करना है, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। अब दूसरा देखिए आप, ये है 1 वर्ड इसका सेंटेंस का, या तो एक सेंटेंस में इसका आंसर दो या फिर 1 वर्ड में। तो पहला क्या है, वेयर डिड द हर्ड ऑफ एलिफेंट लिव, कहाँ रहते थे, इन अ डेंस फॉरेस्ट। तो इसका जो है एक सेंटेंस है, दे वर यूज्ड टू लिव इन द डेंस फॉरेस्ट। अब सेकंड देखिए, व्हाई डिड द एलिफेंट लेफ्ट हिज फुट, उसने अपना पैर क्यों पीछे किया, टू सेव टिनी क्रिएचर, अपना पैर इसलिए पीछे किया ताकि वो एक टिनी क्रिएचर यानी कि छोटे क्रिएचर को बचा सके, जीव को। अब थर्ड देखिए, व्हाट डिड द एलिफेंट कैचर डू विद द एलिफेंट दे कैच, एलिफेंट कैचर जो हाथियों को पकड़ते थे वो एलिफेंट का क्या करते थे, दे सेट देम टू वर्क, वो उनसे काम लेते थे। अब एमसीक्यूज जो है चॉइस क्वेश्चंस देखिए, इसमें जो है आपके ऑप्शन वो लिखने हैं जो आपका अकॉर्डिंग टू चैप्टर है। द बिग एलिफेंट फेल्ट समथिंग रोलिंग नियर हिज फुट, जो बड़े एलिफेंट ने देखा कि कुछ चीज़ उसकी तरफ रोल करते हुए आ रही है, तो यहाँ पे एलिफेंट इसका जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 2 देखिए, इट हिड इन अ बुश टिल अनटिल द एलिफेंट हैड गॉन बाय, हिड यानी कि छुपना, सैट और स्लिप्ड ये दोनों ही नहीं आएंगे, तो हिड इसका करेक्ट आंसर है कि वो जब तक जो है झाड़ियों में छुपा रहा जब तक कि वो हाथी का झुंड वहाँ से चला नहीं गया। दे बिल्ड अ बिग एनक्लोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स विद अ वाइड एंट्रेंस, यानी कि उन्होंने एक बाड़ा बनाया लकड़ी का जिस स्ट्रॉन्ग था, जिसका एंट्रेंस जो है बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उनको हाथी के लिए बनाया था, इसलिए वो वाइड एंट्रेंस था। नैरो भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, वाइड इसका करेक्ट आंसर है। 4 देखिए, बट द एलिफेंट वर वरी एंड दे हैड मूव ऑफ, यहाँ स्केर्ड, अलर्ट एंड वरी, यानी कि जो एलिफेंट है वो वहाँ से उनके साथियों से बिछड़ गए थे और बाकी वो वहाँ से मूव कर गए थे, तो यहाँ पे इसका वरी आएगा। दे ट्रम्प्ड इन रेज एंड पुश्ड अगेंस्ट द फेंस, तो रेज, डिसअपेयर और फेयर, तो यहाँ पे दे ट्रम्प्ड इन रेज एंड पुश्ड अगेंस्ट द फेंस, उन्होंने अपना चिंघाड़ा और पूरी ताकत लगा करके बाड़े को तोड़ने की कोशिश की। अब 6 देखिए, द लेडर स्पोक ऑफ द हर्ड एंड दे मार्च्ड विद हिम, अब लीडर जो है वो बोला और उन्होंने वहाँ से मार्च करना शुरू, यानी वहाँ से निकल पड़े। रन, मार्च एंड ये है केम, तो ये यहाँ पे इसका मार्च एक्यूरेट ऑप्शन है। अब 7 देखिए, द एलिफेंट कैचेस आल्सो फ्लड सीइंग द चार्जिंग हर्ड, यानी कि जो एलिफेंट जो कैचर्स है उन्होंने उनके लोगों को देखा कि वो पूरे बल्क में आ रहे हैं, तो उनसे घबरा करके वो वहाँ से चले गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाई डिड द स्नेल लुक लाइक, इट वॉज जस्ट लुक लाइक, यहाँ पे उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन आंसर आपको मैंने करवा रखे हैं, आप इसमें से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये देखिए ट्रू फॉल्स, द एलिफेंट ignored the request of the snail and put his heavy foot down on it and so that it could cross to pieces, यानी कि एलिफेंट ने उसकी बात को, रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया स्नेल की और उसके ऊपर पैर रख दिया ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है।
अब नंबर 2 देखिए, द एलिफेंट कैचर्स सेट अ ट्रिप इन द फॉरेस्ट टू कैच सम एलिफेंट्स। यानी कि ये ट्रू है क्योंकि एलिफेंट कैचर ने एक ट्रिप बनाई थी ताकि वो फॉरेस्ट में जाके कुछ हाथियों को पकड़ सके। नंबर 3, मैनी एलिफेंट्स वर कैचर्स इन द इनक्लोजर। यानी कि मैनी एलिफेंट वर कैच्ड, यानी कि काफ़ी हाथी पकड़े गए थे उस इनक्लोजर में, बाड़े में। तो ये जो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, सिर्फ 3 पकड़े गए थे, बाकी नहीं, मैनी नहीं। नंबर 4, द स्नेल रिफ्यूज टू कैरी द मैसेज एंड द ट्रम्प्ड एलिफेंट टू द हर्ट। अब जो है स्नेल ने क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारा मैसेज जो है मैं हाथियों को नहीं दूंगा, तो ये भी फॉल्स है। जबकि उसने तो ये कहा था कि आप मुझे बताइए, मैं आपका मैसेज जो है आपके लीडर तक पहुंचा दूंगा। नंबर 5, द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड द ट्रम्पेट्स ऑफ द, ये है कैप्टिव एलिफेंट्स एंड कम रनिंग फॉर देयर रेस्क्यू। तो लीडर एलिफेंट ने क्या किया कि जो है उनकी आवाज़ सुन करके वो वहाँ आए और उनको छुड़ाने की कोशिश की। तो ये जो है उसका आंसर सही नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फॉल्स। द स्नेल वॉज आफ्रेड ऑफ बर्ड्स। ये जो है ट्रू है क्योंकि स्नेल बर्ड से डरता था, इसलिए वो ग्रास में से होकर के जो है हाथियों के झुंड तक पहुंचा। The elephant catchers caught 3 elephants and left the forest happily. अब ये भी फॉल्स है। फॉल्स किस लिए कि उन्होंने 3 हाथियों को पकड़ा तो था और उसके बाद वो जो है खुशी खुशी जंगल से चले गए, ऐसा नहीं है। 3 हाथियों को पकड़ा तो था लेकिन जो है उनके जो लीडर ने उनको छुड़वा लिया विद द हेल्प ऑफ स्नेल। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पे है हु सेड टू हुम। सेट बाय किसने कहा, सेट टू किसको कहा। ये स्टेटमेंट्स है आपकी। प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, तो ये जो है स्नेल ने कहा था किसको, एलिफेंट को। स्नेल हैड सेट बाय स्नेल सेट टू एलिफेंट कि कृपया मुझ पर दया करें। नंबर 2 देखिए, आई विश आई मे बी एबल टू हेल्प यू वन डे, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आपकी किसी दिन एक दिन हेल्प करूँगा। तो ये सेट बाय द स्नेल और किसको बोला गया है, एलिफेंट को। अब नंबर 3 देखिए, हाउ कुड अ क्रिएचर लाइक यू एवर डू एनीथिंग फॉर मी, कि तुम्हारा जैसा एक छोटा सा जीव मेरी क्या मदद कर सकता है। ये शब्द किसने कहे थे, दिस वर्ड्स हैज बीन सेड बाय द एलिफेंट एंड सेड टू द स्नेल। तो ये इसका आंसर है। अब नंबर 4 देखिए, ये स्टेटमेंट, बट दे डू नॉट नो वेयर वी आर। अब उनको ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। तो ये जो है एलिफेंट ने कहा है किसको, स्नेल को। व्हाट इज इट, ये वर्ड्स किसने बोले हैं, सेड बाय एलिफेंट टू द स्नेल, कि ये क्या है। नंबर 6 देखिए, व्हेन ट्रम्प वन चार्ज्ड विद मी। अब व्हेन आई ये है ट्रम्प्ड वंस चार्ज विद मी, जब मैं जोर लगाऊं तो मेरे साथ जो है तुम भी जोर लगाना। तो ये वर्ड किसने कहती है, सेड बाय द लीडर टू द एलिफेंट्स, लीडर ने कहा था एलिफेंट्स को। यू आर माई लिटिल फ्रेंड्स, तुम मेरे छोटे दोस्त हो, ये किसने कहा, एलिफेंट ने किसको बोला है, द स्नेल। सो स्टूडेंट, आज का ये रिवीजन पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट में हम इसके जो है एमसीक्यूज टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट रिवाइज इट केयरफुली एंड देन अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट रीड इट आउट एंड लर्न ऑल्सो। सो एज यूजुअल आपको अब करना क्या है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। This is for class 6. In previous video we start with the chapter verbs and we completed with the topic direct and indirect objects and book exercise. Now let's start with the next topic, that is verbs of incomplete prediction. Verbs of incomplete prediction. So students, how we are going to do this topic? We are having some verbs that need not an object but some other words or phrase to make complete sense. So we don't know in verbs of incomplete prediction का मतलब होता है verbs that need not an object but some other words or you can say phrase
phrase to make complete sense. This is called verbs of incomplete prediction. So students, for example, Radhika is talented. Radhika is talented. In this sentence, talented is a verb and you are going to use an object. आप इस सेंटेंस में कोई आपने ऑब्जेक्ट यूज, इसमें ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट यूज़ करने की, तो इसमें आपने क्या किया है, एक फ्रेज यूज़ किया है या एक वर्ड यूज़ किया है आपने इसके साथ, और टू मेक कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना ही करना है, आप इनको अदर वर्ड्स या फ्रेज से भी कंप्लीट कर सकते हैं. So this is our main motive to explain you how we are going to use verbs of incomplete prediction. Now our next topic is subjective and objective complements. Now let's start with this topic. Some sentences are used as subjective and objective. What is the meaning of subjective complement? Our topic is subjective complements. Now I will tell you about the subjective complements. Subjective complement is whenever we are talking about the subjects, they are called subjective when we are talking about the subject, they are called subjective complements. For example, Anurag is bright. In this sentence, bright is the verb and we are talking about Anurag. अनुराग ये बता रहा है कि अनुराग ब्राइट है, सो अनुराग ब्राइट क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव complements in the sentences. As in the objective complements, when we are talking about objects, they are called objective complements. For example, the class appointed Anurag monitor. The class appointed Anurag, monitor. We are using verb as in the subject, in the object form. अब हमने यहाँ पे जो monitor word यूज़ किया है वो object यूज़ किया है और ये हमारा क्या है verb, और इस object को हम क्या बोलेंगे objective complement. The word monitor tells us something about the object Anurag. Object क्या है हमारा अनुराग. हमने अनुराग की कौन सी प्लेस पे यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज़ किया है. सो मॉनिटर क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे, अनुराग के बारे में बता रहा है, और अनुराग क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पे हमने अनुराग को सब्जेक्ट प्लेस पे यूज़ किया है, सो दिस इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. On the basis of this, we are having a book exercise. Now I will tell you the book exercise in your fair notebook. You have to do it. And now let's start with the book exercise. Underline the complements in these sentences. Write S for subjective complements and O for objective complements in the space provided. You are having this space. You have to write it down here, the subjective complement or objective complement, by reading these sentences. First sentence is Jill named her parakeet Polly. So in this sentence, Jilly is the subjective. You are using subjective form. So this is S. It means subjective complements. Okay, students. The book is interesting. We are talking about the book and interesting. So this is called also subjective. Tom painted the fence around the yard green. So in this sentence we are talking about the green yard. So this is objective. Like this you are going to do this book exercise. We should keep our surroundings clean. We are talking about the surroundings, and surroundings is we are talking about we.
but we are talking about here surroundings. So this surrounding is called this is called subjective. Everyone is happy about the picnic. We are talking about the picnic, and picnic is objective. The child continued laughing. Laughing, the child is subjective. The jury found him innocent. किसने find out किया है? The jury. Subjective. We are sad at the end of our vacations. Objective. So students, like this I had left with two sentences. You have to do it on your own, and we completed with this book exercise also, and with this book exercise we completed with this chapter also. Now I hope you understand this chapter. Do this book exercise in your fair notebook. This is your homework. And students, we completed with the 50% syllabus of English grammar. Thank you everyone.